हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में जो स्टार्टिंग था 1773 ईस्वी के एक्ट से लेके 1892 ईस्वी के एक्ट तक के टॉपिक को पढ़ा। और जिन दोस्तों ने अगर वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उसको देखिए, तब आपको ये बेहतर रूप में और समझ में आएगा। तब आप समझेंगे कि हर एक्ट में कुछ न कुछ प्रावधान बने जो आगे भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनी। जैसे देखिए, अब इसको पढ़ने से पहले 1919 और 1909 और 1919 के एक्ट को पढ़ने से पहले एक बार जरा पीछे चला जाए। हम लोग 1858 में क्या पढ़े थे कि 1857 ईस्वी में भारत में क्रांति हुई, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद क्या हुआ कि भारत से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली, ठीक है। अब वो क्या की कि डायरेक्ट हम इंडिया पर शासन करेंगे, और इसके लिए अब वो आएंगे तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या किया गया कि एक भारत सचिव का पद बनाया गया गृह सरकार, और उनकी सहायता के लिए भारत परिषद बनाया गया 15 सदस्यों की टीम वाली, और ये दोनों ब्रिटेन में थे और इनका खर्चा भारत के राजस्व से वसूला जाता था। जिसे दादा भाई नौरोजी ने कहा भी था कि ये ड्रेन थ्योरी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भारत का जो धन है अपने मनमाने तरीके से अंग्रेज वसूल के चूस के ले जा रहे हैं अपने देश में और अनाधुन खर्चा कर रहे हैं और बड़े प्रेम से अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं। खर्चे में कोई कमी नहीं अपने ऊपर, ठीक है। 1858 उसके बाद क्या हुआ कि ये भारत सचिव का पद अब वहां से चल दिया और भारत सचिव भारत परिषद। तो इसीलिए देखिए, जैसे 1909 ईस्वी का भारत संविधान अधिनियम, इसी को क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो जो मार्ले भाई साहब थे वो भारत सचिव थे और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो वायसराय थे यहाँ पे, क्योंकि 1858 में ये भी हो गया कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और भारत में अब क्या होंगे, वायसराय होंगे। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल वही थे, ठीक है। हम लोगों ने वो पढ़ा, 1861 का एक्ट पढ़ा, 1892 का पढ़ा। अब है 1909 ईस्वी का अधिनियम। अब इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1909 ईस्वी में अंग्रेजों ने इंडियन से कहा कि हम 1892 के अधिनियम में सुधार करने के लिए इस एक्ट को भेज रहे हैं, ठीक। जबकि ऐसी कोई मंशा नहीं थी उनकी। इनकी मंशा तो और खतरनाक थी, जहां से दो चीजें शुरू हुई, यहीं से आया कॉन्सेप्ट फूट डालो और राज करो, ठीक है। नरम और गरम दल जो आपके कांग्रेस पार्टी के थे उनमें फूट डलवाओ, ठीक है, हिंदू मुस्लिम में फूट डलवाओ। ये इनके एक्ट का यहाँ से अब ये अपना काम करना शुरू कीजिए, ऐसे करेंगे और भारत पे राज करेंगे। तो आइए देखा जाए। देखिए 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इनका आंतरिक उद्देश्य, बाहरी उद्देश्य तो था कि किस लिए किए हैं, 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में सुधार करने के लिए, ठीक है। आंतरिक क्या है, हिंदू मुस्लिम में फूट डालिए और नरम गरम दल में फूट डलवा दीजिए और ठाठ से राज करिए। ये इनका आंतरिक उद्देश्य। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक्ट का आंतरिक उद्देश्य था, हिंदू मुस्लिम का विभाजन कर दो या नरम गरम दल को बांट दो, फूट डलवा दो। तो 1909 ईस्वी का अधिनियम। जो परिषद थी, जो आप इसके पहले पढ़े थे 1892 में, जिनकी संख्या 10 से 16 की गई थी, अब क्या किया गया, केंद्रीय विधान परिषदों में सीटों में बढ़ोतरी की गई और केंद्र में अब सीटों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। ध्यान रखिएगा, इसीलिए लिखे हैं यहाँ विधान मंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई, ठीक है। यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ। अभी तक आपने पढ़ा था अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ, लेकिन सीमित मताधिकार था, ठीक है। मतलब अब जनता ये लोग कहे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन करेगी, खुल के करेगी, लेकिन सीमित, लिमिटेड वोटिंग। कैसे भाई, क्या कर दिए ये लोग, तो कह दिए कि जिसके पास जो सबसे अधिक टैक्स देता हो, जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति हो, जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, जिसके पास सबसे अधिक एजुकेशन हो, उसी के आधार पर वोट देंगे।
और इंडिया में ऐसे 10% लोग थे, 90% जनता यहाँ अशिक्षित बेचारे थे, कम पढ़े लिखे थे, मजदूर वर्ग थे, किसान वर्ग थे। तो इस कारण से प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू तो हुआ, लेकिन सीमित मताधिकार थे, वो कहने के लिए था। ठीक है, उसके बाद क्या किए लोग, 1919 के अधिनियम में सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक विषयों पर अभी तक आप क्या देखे कि पिछले एक्ट में हम लोगों ने देखा 1892 के एक्ट में कि क्या करेंगे, यहाँ के लोग मतलब भारतीय जो वहां परिषद में बैठे हैं वो वार्षिक बजट पर बहस और प्रश्न पूछेंगे, लेकिन वहां भी दो कंडीशन थी, पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। यहां पर देखिए क्या हुआ, एक तो सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, दूसरी बात क्या की गई, बजट की विवेचना भी कर सकते हैं उस पे आप। ठीक है, और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। बताए थे ना पूरक प्रश्न क्या था, कि जैसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, ये सरकार से पूछ रहे हैं प्रश्न, उन्होंने आंसर दे दिया, फिर टपक से आपने पूछ दिया कि अच्छा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, तो उसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, इसको बोलते हैं पूरक प्रश्न। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार बजट की विवेचना 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया। ठीक है, सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ दोस्तों, यही वाला हिंदू मुस्लिम में फूट, पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचक मंडल मतलब अलग निर्वाचन मंडल ही बनेगा, किसके लिए, तो मुस्लिम समुदाय के लिए, ये रिजर्व सीट कर दी गई। मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का ही प्रावधान कर दिया गया कि मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और उनको वोट भी मुसलमान ही करेंगे। देखिए यहाँ पे है, लिखे हैं कि इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो एक बदलाव यहाँ पे हुआ जो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान मतलब मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था, मतलब मुसलमानों का चुनाव मुसलमान ही करेंगे, ये कब लाया गया, तो 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो जो है ये सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आई कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अभी तक कोई भी भारतीय मेंबर नहीं होते थे, मतलब इंडियन मेंबर, भारतीय सदस्य को वहां पे नहीं, किसी भी कोई भी पद नहीं दिया गया था। लेकिन 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, और वो भारतीय सदस्य कौन थे, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और किस रूप में शामिल हुए ये परिषद में, तो कानूनी सदस्य के रूप में, लॉ मेंबर। ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो भारतीय शामिल हुए कौन थे, तो एसपी सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। किस अधिनियम के द्वारा ये ऐसा प्रावधान हुआ कि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, तो 1909 ईस्वी का अधिनियम। और फिर पूछेगा आपसे कि वो किस सदस्य के रूप में चयनित हुए थे, नियुक्त हुए थे, तो लॉ मेंबर, कानूनी सदस्य के रूप में। ठीक है, यहां से इतने क्वेश्चन बनेंगे। और बाद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉर्ड सिन्हा की उपाधि दी गई, इनको भी लॉर्ड सिन्हा की उपाधि दी गई। जैसे वहां देखते ही थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, तो जो लॉर्ड लगाते ये लोग थे, तो लॉर्ड सिन्हा की उपाधि किसको दी गई, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को दी गई। और ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे जो इस जगह तक पहुंचे थे। ठीक है, और किस एक्ट के द्वारा, 1909 ईस्वी का। ठीक, अगला क्या हुआ, यहां भी चेंजिंग हुई। प्रथम बार
भारतीय परिषद में, जो ब्रिटेन में भारतीय परिषद थी बताए ही थे, भारत सचिव भारत परिषद दोनों भारत लगा है, लेकिन समझिएगा मत ये दोनों लोग ब्रिटेन में हैं। तो प्रथम बार भारतीय परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि प्रथम बार भारतीय परिषद में, इंडियन काउंसिल में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। इनका क्या नाम है भाई? तो कृष्णा गोविंदा गुप्ता और नवाब सैयद हुसैन बिलग्रामी। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सदस्य को नियुक्ति किया गया या किसको रखा गया उस परिषद में, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कानूनी सदस्य के रूप में इनको किया गया। ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा कि प्रथम बार भारत परिषद में 2 भारतीय कौन शामिल थे, तो कृष्णा गोविंदा गुप्ता और नवाब सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, इन दोनों लोगों को प्रथम बार भारतीय परिषद में शामिल किया गया, 2 इंडियन थे। और इसको बताया ही मैंने कि इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये आपका 1909 ईस्वी का अधिनियम था। यहां से इंपॉर्टेंट बातें फिर से एक बार रिकॉल कर लिया जाए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम में फूट, नरम गरम दल में फूट, परिषदों में सीटों की बढ़ोतरी जो पहले 10 से 16 थी अब 16 से 60 हो गई। विधानमंडल का आकार और शक्ति बढ़ा दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, लेकिन निर्वाचन जो था, मताधिकार था, वो सीमित था। टैक्स के आधार पर संपत्ति, शिक्षा, इस आधार पर निर्वाचन करना था। ठीक है, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया कि आप बजट की विवेचना भी करिए और पूरक प्रश्न भी पूछिए, ये भी 1909 से। पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान हुआ, मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट कि मुस्लिम जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनका चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। फिर आप क्या बताएंगे? लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है और पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और वो कौन से पद पे थे, कौन सदस्य थे? तो कानूनी सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, इनको लॉर्ड सिन्हा भी कहा जाता है। और फिर प्रथम बार भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल में 2 भारतीयों को शामिल, कृष्णा गोविंदा गुप्ता और नवाब सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये 1909 का एक्ट है, जहां से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला है हमारा 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। सेम वही था, मॉन्टेग्यू भाई साहब भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे भारत के। ठीक है, देखिए यहां से बहुत समझने वाली बात है, यहाँ की अब चेंजिंग शुरू हो रही है। और हमारे भारतीय संविधान की जो आपको बताए ये जो सीढ़ियां थी, ये अंग्रेजों का चार्टर एक्ट, ये कैसे बनी तो आपको अब दिखेगा। जो हमारे भारत में दिखता है अभी संसद में, राज्यसभा और लोकसभा, अब ये आपको यहाँ से दिखेगा। ठीक है, देखिए केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में 2 सदन लाया गया 1919 के एक्ट के तहत। क्या था? पहला था उच्च सदन, दूसरा था निम्न सदन। उच्च सदन को बोलते थे राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये 5 वर्ष के लिए होता था। इसमें 60 मेंबर होते थे, 34 थे निर्वाचित और 26 थे मनोनीत। क्या बताएंगे आप? 34 निर्वाचित हैं और 26 सदस्य मनोनीत हैं। ठीक है, निम्न सदन जो था इसको बोलते हैं केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये 3 वर्ष के लिए होता था। इसमें 144 सदस्य होते थे, 144, 104 होते थे निर्वाचित और 40 होते थे मनोनीत, कुल मिला के 144 सदस्य। तो इसको याद रखिएगा, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट 5 वर्ष के लिए, 60 मेंबर, 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत। उसके बाद निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा, इसमें 3 वर्ष के लिए 144 सदस्य, 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत। ठीक है, और नोटिस पॉइंट क्या लिखे हैं कि इन दोनों की शक्तियां जो थी ये समान थी, लेकिन जो बजट था वो केंद्रीय विधानसभा में ही पेश होता था या वहीं पास किया जाता था। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आज भारत में बजट, जो सदन है हमारे यहाँ, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा, तो जो हमारे भारत में जो बजट है वो कहाँ पेश किया जाता है, किस सभा में, किस सदन में, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो शक्तियां दोनों की समान थी, लेकिन बजट जो था
वो केंद्रीय विधानसभा में ही पास किया जाता था। ठीक है, फिर देखिए ये था केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेंट्रल की बात हो रही है। ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था इंडिया में। ठीक है, और ये इंडिया के जो राज्य हैं प्रांतों में इसी 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, जिसको बोला गया उत्तरदायी सरकार, लागू किया गया। इन लोगों ने बोला था कि 1909 में जो काम नहीं हुआ तो 1919 में हम आपको उत्तरदायी सरकार देंगे। तो देखिए ये लोग कैसा उत्तरदायी सरकार दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो केंद्र में द्विसदन देख ही लिए, अब प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, जिसको बोलते हैं उत्तरदायी सरकार। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब कि जनता के ऊपर दो प्रशासन लगेगा या दो लोग शासन करेंगे दो तरीकों से। ठीक है, अगर इस तरह आपसे पूछे कि सबसे पहली बार द्वैध शासन का प्रयोग कब किया गया था, तब आप बताएंगे 1765 ईस्वी में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन जब कहे कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। क्या था वो, उससे पहले एक बात और जान लीजिए। जो प्रांतों में द्वैध शासन था, ये डायरकी नाम की पुस्तक थी, जिसके प्रांतों के द्वैध शासन के जनक कौन माने जाते हैं, लियोनस कार्टियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे लियोनस कार्टियस को। ठीक है, इनकी पुस्तक थी डायरकी, इसी में इन्होंने द्वैध शासन के बारे में जिक्र किया था। तो यहां से द्वैध शासन लिया गया, इसीलिए कहा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कौन था, तो लियोनस कार्टियस थे। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखा जाए कि द्वैध शासन क्या है। तो द्वैध शासन प्रांतों में था, तो प्रांतीय विषय बटे हुए थे। ठीक है, तो क्या थे भाई, एक था आरक्षित विषय रिजर्व, और दूसरा था हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड। ठीक है, क्या अंतर है आइए देखा जाए। अंग्रेजों ने जो गवर्नर जनरल थे वो लोग अपने पास क्या क्या रखे। ठीक है, आरक्षित विषय में आपका न्याय था, पुलिस थी, वित्त था, राजस्व था इत्यादि। ठीक है, ये आरक्षित विषय थे। समझिएगा द्वैध शासन क्या था। द्वैध शासन प्रांतों में था, तो प्रांतीय विषय, एक आरक्षित एक हस्तांतरित, दो तरह शासन हो रहा है। आरक्षित जो शासन है उसमें न्याय, पुलिस, वित्त, राजस्व ये आरक्षित हो गए थे, रिजर्व थे। और इसमें विधि बनाने की जो शक्ति थी वो गवर्नर जनरल और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, ये दो लोग यहाँ पर विधि बनाएंगे। ठीक है, किसके लिए, आरक्षित विषय के लिए। और उसमें विषय क्या है, तो न्याय, पुलिस, वित्त, राजस्व। ठीक है, हस्तांतरित विषय क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन इत्यादि। और इसमें जो विधि की शक्ति है ये गवर्नर जनरल और भारत मंत्री के पास होते थे। ठीक है, अब जो भारत में मंत्री बनाए गए थे उनको ये सौंपा गया हस्तांतरित विषय। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जो जिस पे डिपेंड है वो सौंप दिया गया भारतीय मंत्रियों को, और अंग्रेजों ने रिजर्व विषय अपने पास रख लिया। ठीक, देखिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लोकहित के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए, ये सभी के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए वित्त की, राजस्व की, स्थानीय शासन के लिए पुलिस की, न्याय की, तो वो सब अपने पास रख लिए। और डिपेंडेंट विषय इनको दे दिए भारत मंत्री को, और कहे कि आप शासन करिए। और ये भी था ये लोग जो आरक्षित विषय हैं जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होंगे, और ये लोग व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हैं। ये लोग होंगे कि आप उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं। उत्तरदायी का मतलब ही जवाबदेह होता है कि आप काम करिए और उसके बाद जनता आपसे पूछ सकती कि इस जगह पे काम नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं। तो ये लोग व्यवस्थापिका से एकदम हटे हुए थे, क्योंकि ये व्यवस्थापिका के अंग ही नहीं थे। गवर्नर जनरल और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद अलग थी, और ये लोग व्यवस्थापिका से चुन के आए थे। और उसके बाद भी अगर ये लोग काम करना भी चाहते थे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन पे,
तो यहां दिक्कत थी। अगर उससे बचते थे तो गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप था। ठीक, तो यही था द्वैध शासन। फिर भी भारतीयों को एक काम करने का मौका मिला। 1919 के एक्ट के तहत मंत्री का पद मिला। वो लोग धीरे धीरे अब अंग्रेजों के प्रशासन में हस्तक्षेप करना, घुसना, उनके साथ बैठना, इतना तो सीखे और यही अपने हक को समझने लगे, जो धीरे धीरे 1935-47 में अब हमारे भारतीय संविधान की सीढ़ियां भी बनी और हमारा देश अब आजादी की तरफ भी बढ़ रहा था, क्योंकि जनता जागरूक हो रही थी और सभी लोग धीरे धीरे अपने हक को समझने लगे थे। ठीक है, तो ये अच्छी बात भी थी एक तरह से, लेकिन ये था द्वैध शासन। आप समझ गए होंगे। आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, उसमें विधि कौन बनाएगा? तो ये, इसमें विधि बनाएंगे ये। ठीक है, और ये व्यवस्थापक पति उत्तरदायी होंगे और ये उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, अब अगला है कि 1919 के एक्ट के द्वारा ही, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के थ्रू? तो 1919 का अधिनियम, और अगर ऐसे देगा मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, तो क्या आंसर होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन ये भी मताधिकार सीमित ही था, सेम वही कंडीशन थी, कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर। ठीक है, फिर क्या किया गया? यहाँ पे लोग बीज वो ही दिए थे 1909 में, सांप्रदायिक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट। तो 1919 में मांग बढ़ना तय था, तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो था उस मंडल का विस्तार हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ, और सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, अब इन लोगों को भी अपनी मांगे उठ गई और देना पड़ा। इन निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया कि सिखों के लिए सिख ही करेंगे चुनाव, ईसाई के लिए ईसाई ही करेंगे चुनाव, मतलब सबके लिए अब इस चीज का विस्तार किया गया। ठीक है, तो उसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन। फिर यहाँ पे क्या हुआ? आप देखे थे, यहाँ बदलाव अब आया। जो 1858 में भारत सचिव और भारत परिषद बनाए गए थे, तो भारत सचिव का पद नया बनाया गया और उनकी सहायता के लिए भारत परिषद, जिसमें 15 मेंबर थे, तो वही भारत परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो 15 से कम कर दी गई। ठीक है, और अब कितने हो गए? न्यूनतम 8 मेंबर, अधिकतम 12 मेंबर। ठीक है, कहा गया, हो गया, कहा क्या गया? हो गया कि न्यूनतम 8 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य होंगे भारत परिषद के सदस्य संख्या, और इनका वेतन और खर्चा अब ब्रिटेन से दिया जाएगा। ठीक, और फिर भारत सचिव की शक्तियां भी कम की कर दी गई और उनके लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई भारत सचिव की सहायता के लिए। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। 1919 के अधिनियम से भारत परिषद के सदस्यों की संख्या 15 से कम कर न्यूनतम 8, अधिकतम 12 कर दी गई। इनका वेतन और खर्चा जो पहले भारत के राजस्व से था वो अब ब्रिटेन से दिया जाने लगा। ठीक है, इसीलिए ये लोग संख्या कम ही कर दिए होंगे। उसके बाद भारत सचिव की शक्तियां कम कर दी गई और उनकी सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। ये भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और फिर क्या हुआ? जो आप पढ़ते हैं 1935 में अखिल भारतीय संघ, उसी के बाद आया संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पे था केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसी की सीढ़ी थी। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी अगर आपसे पूछे कब बना, तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के थ्रू केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान बना, और 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना दिया गया। ठीक है, तो आपसे यहाँ 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह तो सीधे पूछ देगा ली आयोग या ली कमीशन किससे संबंधित है, तो बताएंगे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन से। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कब बना? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बना। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का जो प्रावधान था, ये इसका
किस कमीशन ने रिपोर्ट दिया, तो ली कमीशन या ली आयोग ने। और फिर फाइनली केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ या कब बना, तो 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बन गया। तो ये था 1919 का एक्ट और 1909 का एक्ट, ठीक है। इसके बाद हम लेके आएंगे आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक। तो इसको आप लोग बड़े मन से पढ़िए दोस्तों, और कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसको बताइएगा, और वीडियो कैसी लग रही है आपको, कितना समझ रहे हैं आप लोग, वो भी कमेंट में आप लोग लिखा करिए। और जो ना समझ में आए वो पूछा करिए कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन कर लिया करिए, ये चीज समझ में नहीं आई टू द पॉइंट लिख के, तो मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप मन लगा के पढ़िए, जीएस की सारी सीरीज चलती रहेगी दोस्तों। आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है कि आप एग्जाम जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने किसी भी एग्जाम के लिए, उसमें आप एकदम सफलता पाएं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, जो आपका उद्देश्य है, ठीक है। और फ्री है, शिक्षा को एकदम फ्री में लीजिए, आराम से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।